तो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो आपको दिख रहा है यूनिवर्सल देखिए, हम एक हर वर्ड मीनिंग का हमें मतलब पता होना चाहिए, हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक चीज़ को समझेंगे। पहला आपका यूनिवर्सल का मतलब होता है जो भी चीज़ अवेलेबल है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, उसको आप यूनिवर्सल कहते हैं। चाहे वो आपका अर्थ ले लीजिए, मून ले लीजिए, सन ले लीजिए, ठीक है, जितने प्लैनेट्स हैं वो ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है पूरे यूनिवर्स में उसको आप यूनिवर्सल कहते हैं। ओके, तो वो सारी की सारी चीज़ें, टेबल से लेके, चेयर से लेके, सुई से लेके, एवरीथिंग that is available in universe is called universal. Okay, that is related to that. तो यूनिवर्सल आप समझ गए। लॉ का मतलब होता है नियम कानून, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ऐसा कौन सा लॉ है ग्रेविटेशन का जिसको यूनिवर्सल कहा गया है, जो कि हर जगह अप्लाई होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक ऐसा नियम हम पढ़ेंगे जो कि हर जगह अप्लाई होता है और हर जगह सेम होता है, चाहे आप धरती की बात करो, अर्थ की बात करो, चाहे आप मून की बात करो, चाहे आप मर्क्यूरी की बात करो, चाहे आप सन की बात करो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा बुक के हिसाब से भी चलेंगे। तो बुक में क्या दे रखा है, दो चीज़ दे रखी है, एक तो मास पहला और ये दूसरा, दो मास दे रखा है। देखिए, मास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन मास होता है सर ये क्या लॉजिक हुआ? अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे ये डस्टर है, ओके, तो डस्टर का कोई ना कोई तो मास होगा, इसका कोई ना कोई तो मास होगा, ठीक है, टेबल का कोई ना कोई तो मास होगा, बोर्ड का भी कोई ना कोई मास होगा, तो हर चीज़ का मास होता है, ठीक है। मास हमें बताता है कि मतलब किसी का भी जब आप वेट तोलते हैं ना, वेट, तो साइंस की भाषा में उसको उसका मास कहते हैं। ओके, अब देखिए, अच्छा, तो ये मास 1 हो गया और ये मास 2। तो नाम नहीं दिया है हमने, हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जो मास 1 है वो एक चेयर है, ये जो मास 2 है ये एक पेन है, कुछ भी दे दो। ये जो मास 1 है इसको मान लो अर्थ मान लो, और इसको मान लो मून। अब यू कैन टेक एनीथिंग्स नेम। ओके, तो ऐसा मान लीजिए, तो ये मास है, अभी इसको मिटा देते हैं। अगर आप इनको कुछ भी मान सकते हैं, किसी भी चीज़ का ये मास हो सकता है, ठीक है। सो फॉर नाउ एरेज इट। नाउ लुक एट, तो देखिए क्या चीज़ें हैं इसमें। तो पहला तो मास 1 और मास 2, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमने पढ़ रखा है कि अर्थ है ये, ठीक है, दिस इज अर्थ। सॉरी फॉर इफ आई एम मेकिंग अ डर्टी ड्राइंग, सो फॉरगेट इट। तो ऐसा मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इतना मान लीजिए। अब एक और चीज़ सबको पता है कि अगर अर्थ में, जैसे मान लीजिए, जैसे न्यूटन के बारे में तो सब जानते हैं, आइजैक न्यूटन के बारे में। तो वो क्या थे, एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, है ना, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनको, वो जब बैठे थे तो पेड़ था उनके ऊपर, और जिसमें सेब था, सेब उनके सर पे गिरता है, ये सबको पता है। तो उनके दिमाग में आया कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, मेरे सर पे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया कहीं, ठीक है। तो उन्होंने पाया, बाद में जाके उन्होंने नियम कानून लाए, कुछ यही है वो इनके नियम कानून, ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो सेब नीचे गिरा है ना, वो किसके कारण गिरा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मतलब जो हमारी धरती है, जो हमारा अर्थ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करता है। ओके, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस मान लीजिए ये आपका अर्थ है,
बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ मान लीजिए इसको, ओके। और यहाँ से आपका एक एप्पल जो है, यहाँ से आपका एक एप्पल, अगेन सॉरी इफ आई एम नॉट करेक्ट, ओके। सो ये क्या होगा, फॉल करेगा, नीचे गिरेगा। सो नाउ दिस एप्पल विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, बट वाई ओनली ऑन द ग्राउंड, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके कारण लग रहा है, अर्थ के कारण, राइट। अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल, अगर ये अर्थ नहीं होता ना और ये पेड़ हवा में होता तो ये एप्पल भी हवा में तैर रहा होता अच्छा, तो ये अर्थ क्या कर रहा है एक्चुअली, अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, क्लियर, ओके। इसीलिए सेब जो है वो नीचे गिर रहा है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने कहा था कि सर हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करती है, मतलब हर चीज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, राइट। मतलब यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल लॉ का मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज कर सकती है और करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि ये पेड़ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ऑफ कोर्स लगाएगा, अर्थ तो लगा ही रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, पर ये पेड़ भी लगाएगा, ये ट्री भी लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा क्यों है कि ये नीचे ही गिर रहा है, अर्थ इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर क्यों नहीं गिर जाती, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये पेड़ है ना सर, ये पेड़ जिसको आप देख रहे हैं, इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली टू अर्थ। ये पेड़ अर्थ के मुकाबले बहुत छोटा है, अर्थ कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने लाखों करोड़ों पेड़ हैं, राइट, इतना तो आप मानते हो ना। तो फोर्स कौन सबसे ज्यादा लगाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा, इतना क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा यहां देख लेते हैं। तो यहां मैंने मास ज्यादा की बात की, अगर मान लीजिए इसका मास है 100 kg, इसका मास है 50 kg, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा, m1। तो आप ये कह सकते हो कि m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब m1 का जो मास है वो m2 के मास से ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा, आपका ये, अगर मान लीजिए ये F1 फोर्स लगा रहा है और ये F2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स, F1 वाला फोर्स ज्यादा लगेगा, तो हम बोल सकते हैं ये। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अच्छा, अब एक और चीज है, डिस्टेंस भी मायने रखता है। अच्छा, अब देखिए डिस्टेंस की बात थोड़ी कर लेते हैं हम। अब देखिए डिस्टेंस की क्या बात है। डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई दो चीज़ अगर दूसरी चीज़ को, मतलब जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, लेट मी इरेज इट, ओके। हाँ, इसका अभी काम आएगा, ये भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। तो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए, तो ये आपका था, देखो ये M1 कौन सा फोर्स लगा रहा है, आपका F1 वाला, ठीक है, ये F2, हालांकि दोनों फोर्स ही लगा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। M1 जो है वो M2 को खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ, और M2 जो है वो M1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाट डिड आई से बिफोर, दैट द मास ऑफ दिस M1 इज 100 kg, है ना, 100 kg इसका मास है, इसका क्या है, ओनली 50 kg। तो भैया कौन सा फोर्स ज्यादा लगाएगा, कौन किसकी तरफ खींच सकता है, कौन खींच सकता है किसको किसकी तरफ, ये जो है इसको अपनी तरफ खींच सकता है, इसको, इसमें इतनी पावर है, डबल पावर है, तो ये जो है इसके पास आ जाएगी। क्लियर नाउ। अब देखिए, इसको हम कहते हैं इरेज। Now you will get confused if I will not erase.
ना। अब ध्यान दीजिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि F जो है प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के। सर ये क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। समझा देते हैं। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये चीज़ बढ़ेगी ना तो ये चीज़ भी बढ़ेगी, एक दूसरे पे इम्पैक्ट है। ऐसे अगर मुझे बुखार आ गया, मान लो इसको बुखार आ गया तो इसको भी बुखार आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, वेरी सिंपल। ओके, तो ऐसा है। अब मान लो कि ये जो है इसका जो मास है वो पहले 50 kg था, तो ये थोड़ा सा only इतना बड़ा 50 kg था। अब इसका मास बढ़ के कितना हो गया, 100 kg। तो ये कितना हो गया, इसका फोर्स बढ़ के भी 100 kg हो गया, राइट। तो इससे आपको क्या समझ में आया, हालांकि ये फोर्स लगाएगा तो आप 100 मान के चलिए, इसमें kg ना लिखें क्योंकि kg सिर्फ मास में लिखते हैं। ओके, अब आप सोचोगे सर इसमें क्या लिखो, इसमें न्यूटन लिख लो, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वही बता दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, अच्छा, तो फोर्स हो गया आपका और हो गया आपका मास, राइट। तो क्या पता चला आपको, अगर मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ता है। अगर इसका मास और इसका मास, भैया मास जो है इसका जो है 10 kg है, इसका 50 kg है, इसका 100 kg है, राइट। अगर इसका मास सिर्फ 10 kg तो फोर्स भी थोड़ा सा बढ़ेगा, उतू सा। अगर इसका मास 50 तो फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा, इससे भी ज़्यादा। और इसका तो भैया, इसको तो छप्पड़ फाड़ के ऊपर तक निकल जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो अगर मास बढ़ेगा, इफ मास इंक्रीजेस तो फोर्स भी बढ़ेगा। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया सर कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। घटना भी है भैया, अगर मास घटता है ना तो फोर्स घटेगा भी। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मास था, बॉम्ब से उड़ा दिया, इतू सा हो गया, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको बॉम्ब से उड़ा दिया, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो 10 में रह गया और एक 20 kg का रह गया। हालांकि बड़ा लग रहा है पर मान लो ना। ओके, तो समझ में आया? अच्छा, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसके बारे में भी और जिक्र करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है अगर एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसी में फंसे रह जाएंगे नहीं तो। अच्छा, चलिए नाउ अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा सर, ये क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखो, d का मतलब डिस्टेंस, इतना क्लियर हुआ, डिस्टेंस हुआ, और इसका स्क्वायर है। मतलब अगर डिस्टेंस 2 होगा ना तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे d की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। पर यहाँ पे ये 1/, में है, 1/, में, और ये प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखो ऐसी वैल्यू, जब कुछ भी ले लो ना आप, ऐसे ये दिया हुआ है ना, ये गिवन है, अगर अपोन में हो, जैसे 1/, या मान लो मैं अपने तरफ से कोई वैल्यू बनाता हूँ, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने कुछ मान लिया, कुछ भी मान लिया, n मान लिया मैंने, ठीक है, प्रोपोर्शनल मान लिया 1/b, नहीं c मान लिया, c का स्क्वायर, ठीक है, या फिर मैंने मान लिया a। ऐसे आपको समझ में आ गया, जल्दी समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कहीं इसको ही लिख दो, ठीक है, z² मान लिया। तो अगर 1/, में देख रहे हो, 1/, में कोई अल्फ़ाबेट दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, 1/, में अगर कोई वैल्यू दे रखी है ना इस तरीके से, और ये प्रोपोर्शनल का साइन दे रखा है, तो आपको समझ जाना है अगर इसकी वैल्यू, इस कंडीशन में अगर d की वैल्यू बढ़ती है तो f की वैल्यू घटेगी। बुझा का नहीं? अगर d की वैल्यू बढ़ती है इस कंडीशन में तो f की वैल्यू घटेगी, c की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू घटेगी, z की वैल्यू बढ़ेगी तो a की वैल्यू घटेगी। दिस वॉज जस्ट टू मेक यू प्रिसाइज,
ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, अब देखो, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे थोड़ा समझा देते हैं। जैसे इसका डिस्टेंस देखिए, इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इसका डिस्टेंस है आपका 4 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाने का अच्छा तरीका है, हम आपको एग्जांपल देते हैं। देखो, हम 2 मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, 2 मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ठीक है। अब मान लो यार, ये मैग्नेट 1 और ये मैग्नेट 2 मैग्नेट लेते हैं। अब आपने देखा होगा, जब ज़्यादा डिस्टेंस पे मैग्नेट होता है तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम उसको करीब लाते हैं तो उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत बढ़ जाता है, और हाथें भी कांपने लगती हैं कि मतलब कब चिपक जाए एक दूसरे में, है ना। तो बस वही है, इसमें भी वही खेल है। वहाँ जो है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसा होता है? इनविजिबल, वो दिखता नहीं है। तो अगर जैसे जिस तरीके से हम 2 मैग्नेट को पास में लाते हैं, चिपकने की कोशिश करता है, पास में लाया मतलब डिस्टेंस कम किया, और दूर में लाया मतलब डिस्टेंस ज़्यादा किया, राइट। पास में लाया तो डिस्टेंस कम किया, और दूर में लाए तो डिस्टेंस ज़्यादा किया। तो दूर में क्या नहीं चिपकेगा यार। छोटा सा चुंबक लेके देखना तुम घर पे, इतने दूर में रखना, नहीं चिपकेगा। पास में लाओगे ना तो ऐसा लगेगा चिपकने वाला है। क्लियर? आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास में लाया तो फोर्स बढ़ेगा ना, इस चुंबक और इस चुंबक दोनों ताकत लगाएंगे कि चिपक जाऊं, फोर्स बढ़ा। पास लाया तो फोर्स बढ़ा, और दूर लाया तो फोर्स घटा। तो ये फॉर्मूला आपको यही बताता है कि भैया डिस्टेंस बढ़ाओगे ना तो फोर्स कहता है हम तो भैया घट जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम घट जाएंगे। और अगर आप डिस्टेंस घटाओगे, बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगा, और घटाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इन तीनों में से किसका फोर्स ज़्यादा होगा? बताओ, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा? सही पकड़े, इसका ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा? इसका होगा, है ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे डरिएगा नहीं, देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या है, आपको 2 फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब थोड़ा कलर चेंज कर लें। 2 फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। इन्हीं 2 फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है आपका, ये वाला और ये वाला। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझो। देखो, F और F को आप एक बार लिखेंगे, 2 F है ना, आप एक बार लिखेंगे। इतना समझ में आया? अच्छा, और इसको और इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे ना, कुछ नहीं तो 1 मानोगे ना, और ये है ही। अगर आप प्रोपोर्शनल लिख देते हैं पहले, अगर आप 1D² को मल्टीप्लाई करेंगे M1 मल्टीप्लाई M2 अपॉन 1, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लिया और इसको सेम लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को एक टाइम लिख दिया। बताओ, देखो ये दोनों को एक टाइम लिख दिया, ये प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया, ठीक है, और इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। ये पूरा पार्ट लिखा हमने, अपॉन में 1 भी लिखा है, और ये पूरा लिख दिया इधर। बताओ कोई दिक्कत? अरे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है आगे। अब क्या हुआ, देखो इसके नीचे तो कुछ नहीं, इसके ये ऊपर है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये 1 है, इस 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, M1 M2, राइट। इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे हो मल्टीप्लाई का साइन दिया, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर D² को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, D²। आ गया आपका ये? अच्छा, थोड़ा ब्लैक ही कर देते हैं, रेड में दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या पता बहुतों को। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा,
अभी हमें हटाना है प्रोपोर्शनल का साइन। देखिए जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे ना तो ये प्रोपोर्शनल भैया इक्वल टू में साइन, इक्वल टू में हमेशा आंसर निकलता है ना, तो इसमें तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन दे दिया, है ना। और इक्वल टू का जब भी आप देखो प्रोपोर्शनल को हटा के जब भी आप इक्वल टू का साइन देते हैं, इक्वल टू का, तो क्या करना पड़ता है, इस प्रोपोर्शनल की जगह पे कोई एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके जगह पे कोई कांस्टेंट रखो। कांस्टेंट कहाँ है भैया, इसको कहते हैं कांस्टेंट। ये जी है, कोई फॉर्मूले में बदल जाता है, कभी के हो जाता है, कभी कछू हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको टेंशन नहीं लेना है, ये कांस्टेंट है। क्यों भैया कांस्टेंट क्यों लिखा आपने, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल को साइन हटाया। अच्छा आगे देखिए, और बाकी ये तो सेम चीज लिख दी, है ना। इसकी हमेशा कोई ना कोई वैल्यू दी रहेगी, और ये वैल्यू क्या है, ये वाली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर complicated questions, and that is numericals. You will get it very soon in this chapter. So now just look here, ये आपका क्या है g, ये आपका क्या है g। सर g क्या होता है, इसको हम कहते हैं, अरे यार यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आप शॉर्ट में लिख दो ना, UGC, जिसको फुल में लिखना हो लिख लेना। हम कह दे रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। जी सही यार, तुम्हें जी से समझ में आ गया यार, ग्रेविटेशन से कुछ होगा रिलेटेड, बिल्कुल सही, ग्रेविटेशन से ही है, भूल जाओ तो याद रखना, ग्रेविटेशन से है रिलेटेड, और क्या है, कांस्टेंट है। अभी मैंने कहा था कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट भी ग्रेविटेशनल भी, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और क्योंकि यूनिवर्सल पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद करने का ट्रिक बता दिया ना। चलो अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, ये जो है इसका यूनिट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से। चलिए अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, फटाफट कर देंगे आज, कर दो। चलो देखिए बता देता हूँ ये कैसे आया, ये वाला है ना। अब देखो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख दिया हमने, फॉर्मूला लिख दिया हमने, लिख दिया ना फॉर्मूला। अब देखो क्या है, आपको जो जी है, देखो जी के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 ही मान लो, तो पूरा मैंने करके, या तो ऐसे मान लो, और कुछ ज़्यादा बच्चों कन्फ्यूज हो रहा हो ना, क्या कन्फ्यूज होगा यार, तुम इतने बड़े बच्चे हो गए, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये पूरे में था तो इसको ऐसे मान लिया मैंने, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, ये 1 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ बच्चे बोल लोगे सर ये वाला पार्ट इस साइड आएगा तो यहाँ पे FD² होगा, वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हो। और हमें क्या करना है, जी को इधर लाना है ताकि वो वैल्यू निकले। अभी देखो निकलेगा, तो G इज इक्वल टू FD² अपॉन M1 और M2। इज इट क्लियर? हाँ। अब देखो F का जो यूनिट होता है ना, वो होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होता है आपका N। D डिस्टेंस है तो उसका होगा मीटर, और क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और M मास है तो मास का जो यूनिट होता है kg होता है, और क्योंकि 2 है ना, 2 तो डबल kg, डबल kg को हम बोलते हैं kg², बोल सकते हैं क्या नहीं, और ये तो स्क्वायर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, FD N, F का जगह N और M की जगह M², सॉरी D² की जगह M², और अरे ये कहाँ गया भैया, ये रहा, इसके जगह आ गया kg²। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा ट्रिकी चीज़ है। NM² जो है अपॉन हम लिखेंगे kg²। कुछ जो है ऐसे लिखते हैं, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से बुक में भी लिखा होगा, या फिर अगर ये आप हटाना चाहो अपॉन, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये देखो मैं ऐसे,
अपॉन हट गया, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कैसे, देखो ये अपॉन में था ना, स्क्वायर था, इसको आप क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, ऊपर चले गया। तो जब भी स्क्वायर का कोई चीज़ ऊपर चले जाता है ना तो वो ऐसा हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। और जिसको समझ में नहीं आया मैथ पढ़ो भाई, मैथ बहुत कमज़ोर है, हमने बता दिया, हमारा काम इतना ही था। चलिए अब अंतिम समय आ गया है इस टॉपिक का, जो कि इसके साथ मैं फिनिश कर रहा हूँ। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करते वक्त सबसे पहले आप ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइनें जो कि मैंने समझाया है आपको फॉर्मूले के ज़रिए, वो आपको शब्दों में भी बयां करना है, ठीक है। तो पहली देखो, एक चीज़ को समझेंगे, टेंशन मतलब कुछ भी हार्ड नहीं है, हम लाइन को एकदम बता देंगे। देखो, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट का मतलब बताता है कि, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट, बता दिया मैंने, हर चीज़, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैं हूँ, आपको भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ भैया, कैमरे को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ, हर कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, अब आपको पता है वो फोर्स कौन सा है, कुछ बताएंगे वो तो है नहीं, ठीक है। विद अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, जो कि मास के प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्लियर, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं। प्रोडक्ट का होता है मल्टीप्लाई, और देखो ये जो लाइन लिखी ना आपकी, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, का मतलब ये, इसका मतलब ये, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। ये क्या है आपका फोर्स, तो अ फोर्स विच इज, हाँ यहाँ से होगा एग्जैक्टली, यहाँ से होगा अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये आपका ये फॉर्मूला जब आप इंग्लिश में लिखोगे ना साइंस में, तो आप इस तरीके से लिखोगे और ये फॉर्मूला लिखोगे उसके नीचे, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोपोर्शनल है मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी, वही वाली बात आ गई। नाउ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, अब हिंदी बताना था बता दिया। एंड इनवर्सली, देखो फोर्स ही यहीं से, फोर्स से स्टार्ट होगा, अ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखो बिटवीन का मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट, तो कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, बीच में, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर। अब देखो तो वही चीज़ कह रहा है कि अ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, अच्छा यहाँ प्रोपोर्शनल था, यहाँ इनवर्सली क्यों लिखा है, क्योंकि 1 अपॉन है, इसलिए 1 अपॉन में कोई चीज़ लिखी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ओके, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसका स्क्वायर है कि नहीं है, बिटवीन देम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की। हो सकता है कमेंट में ही मैं बता दूँ कि क्या है। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता ही है नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए बाय।